अगर ये क्लास एक सेल है तो हम सब लोग सेल के अंदर बैठे हैं, और जो हमारे आसपास की हवा है इसको आप साइटोप्लाज्म मान लो, और हम लोग क्या हुए, हम लोग हुए ऑर्गेनेलीज। क्या हुए? अब ऑर्गेनेलीज ना जहां बैठे होते हैं वहीं रहते हैं, अपनी जगह शिफ्ट नहीं करते। साइटोप्लाज्म में ऐसा कभी नहीं होता कि ऑर्गेनेलीज हिलते डुलते रहे, बहुत रेयर। मोस्टली ऑर्गेनेलीज जहां है वैसे ही रहते हैं। और ऐसा क्यों, इस बात को सिखाने के लिए, समझाने के लिए मानते हैं कि हम सब लोग ऑर्गेनेलीज हैं। और अगर हम लोग ऑर्गेनेलीज हैं तो ना मैं उस दीवार से एक ना रस्सी लेता हूँ और रस्सी को खींच के आखिरी दीवार तक ले जाता हूँ। क्लियर हुई बात? अच्छा, जब मैं रस्सी को खींच के ना आखिरी दीवार तक ले जाता हूँ, यहाँ से रस्सी लेता हूँ आखिरी दीवार तक ले जाता हूँ, तो मेरे हाथ को रस्सी मारना। अगर ये वाली रस्सी यहाँ इस बच्चे के कंधे पे रखी गई तो अब ये बच्चा ना अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा। एक रस्सी ऐसे आएगी, दूसरी रस्सी इस तरीके से आएगी, तीसरी रस्सी ऐसे आएगी, ये बच्चा अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगा। हाँ है ना? तो अगर ना ये क्लास एक सेल है और इसके ऊपर रस्सी लगी हुई है, जैसे एक मकड़ी का जाल होता है, अगर वो लगा हुआ है तो क्या ये वाला स्टूडेंट अपनी जगह से हिल पाएगा? नहीं। मैं क्या करता हूँ, इस क्लास को ना पकड़ के उल्टा कर देता हूँ, एकदम ऐसा उल्टा कर देता हूँ, क्या तब भी अपनी जगह से हिलेगा? नहीं ना। ये बात पता कैसे समझ रहे हो कि मेरे हाथ में ना यहाँ एक सेल है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ हाथ को, तो इसका मतलब ये है कि सेल में सारे के सारे ऑर्गेनेल नीचे बैठे थे, अब सारे ऑर्गेनेल इधर बैठ गए, अब सारे ऑर्गेनेल। ऐसा तो नहीं होता है। यानी ऑर्गेनेली अपनी जगह किस वजह से रहते हैं? ऐसी रस्सी की वजह से। बात सही? क्या इस रस्सी ने सेल के सामान को अपनी जगह पे बना के रखा? हाँ या ना? क्या इस रस्सी ने स्केलेटन का काम किया कि नहीं किया? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी। तो सेल का स्केलेटन क्या हुआ? साइटोस्केलेटन। पॉइंट 1 समझ आया? दूसरी चीज, ये जो सेल का स्केलेटन है साइटोस्केलेटन, क्या ये हड्डी का बना है कि रस्सी? तो क्या इसको माइक्रोफिलामेंट बोला जा सकता है? तो छोटे छोटे पतले पतले फिलामेंट धागे जो सेल के अंदर स्केलेटन का काम कर सकते हैं, माइक्रोफिलामेंट। बात सही? तीसरी बात सीखो। अब माइक्रोफिलामेंट ने ना हमें दो चीजों में मदद करी। किस किस चीज में मदद करी? गौर से सुनना, क्योंकि यहाँ पे जो टॉपिक डायबिटीज का जो मैंने छोड़ा था, मैं आज वो पढ़ाऊंगा। माइक्रोफिलामेंट से साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बताऊंगा और वो सब चीजें। तो यानी क्लास का टॉपिक आज कहाँ से शुरू होता है? क्लास बोलती है कि हमने ना आज पढ़ना है साइटोस्केलेटन, और ये देखना है कि साइटोस्केलेटन मूवमेंट कैसे कराता है। कल की क्लास में डायबिटीज लिखवा के छोड़वाया था, मसल शुरू कर दिया था क्योंकि होमवर्क था, तो आज भी मैं होमवर्क ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। साइटोस्केलेटन में एनसीईआरटी आपसे जो टर्म करता है, एनसीईआरटी के मुताबिक यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट्स और यहाँ पे मैं एक्सेट्रा लिख दे रहा हूँ क्योंकि एक्टिन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स बहुत सारी चीजें मिलती है सेल वाले चैप्टर में पढ़ने की। अभी के लिए ये, तो अगर माइक्रोफिलामेंट्स है तो प्रैक्टिकली इसको मैंने धागा के नाम से इस तरीके से बोला और छोड़ दिया। अब ये करेगा क्या? अगर माइक्रोफिलामेंट्स की कहानी है ना, तो अब इस स्टूडेंट पे वापस आते हैं, इस ऑर्गेनेली पे वापस आते हैं। इस ऑर्गेनेली ने ना एक सामान बनाया, और ये सामान मार्कर है, बेटे ध्यान यहाँ रखना है, ये मार्कर बनाया। अच्छा, अब इस बच्चे को चाहिए कि ये ऑर्गेनेली का सामान आखिरी क्लास में बैठा जो दूसरा ऑर्गेनेली है उस पर जाए। तो ये स्टूडेंट को यहाँ से वहां तक जाने के लिए क्या है, या तो ये फेंक के दे सकता, भाई हमारे पास हाथ है, ऑर्गेनेली के पास हाथ थोड़ी, और सेल के अंदर यहाँ पे हवा नहीं है, यहाँ पे पानी है, वैसे तो फेंका नहीं जा सकता। तो इसके ऊपर से जो रस्सी जा रही है ना, उस रस्सी के ऊपर इसको ये टांग देगा, और टांगने के बाद यहाँ से ऐसे धक्का मारेगा ताकि ये उसके पास पहुंच जाए। क्लियर हुई? यानी क्या ये वाला सामान इस ऑर्गेनेली से आखिरी ऑर्गेनेली के पास साइटोस्केलेटन की मदद से गया? हाँ। क्लियर हुई बात? यानी सेल के बीच का ट्रांसपोर्ट, विद इन सेल ट्रांसपोर्ट किसने करवाया? साइटोस्केलेटन। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो साइटोस्केलेटन है, इस साइटोस्केलेटन का फंक्शन नंबर 1 इंट्रा सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट। जैसे स्टोरी से बताया ना, इसको ऐसे ही रख लेना क्योंकि पेपर में इतने से काम बन जाएगा। बात ठीक। दूसरी चीज देखो साइटोस्केलेटन के साथ क्या है। अगर मैं साइटोस्केलेटन को समझना चाहता हूँ, मान लो कि ये जो पर्दे हैं ये साइटोस्केलेटन और वो पर्दे हैं साइटोस्केलेटन, कितना कॉमन? और बेटा ये सेल है तो जो दीवारें हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हार्ड होता है कि सॉफ्ट? सॉफ्ट होता है। तो अगर आप इस तरीके से मानो कि अगर मैं इस पर्दे को पकड़ के खींचता हूँ तो क्या ये दीवार अपनी जगह रहेगी कि अंदर की तरफ आ जाएगी? अंदर की तरफ आ जाएगी, पक्की बात। तो आप इस तरीके से इमेजिन करो कि अगर ना ये वाला एक सेल है, यहां पे आप इस तरीके से खड़े हो, इस तरीके से आप खड़े हो, यहां से धागा पकड़ते हो, इधर से धागा पकड़ते हो, ये दो पर्दे पकड़ा,
और पकड़ के खींच दिया। तो खींचने के बाद थोड़ी सी देर बाद क्या मुझे ये वाला स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देगा? क्या मुझे जब ये स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाई देगा तो उसी तरीके से मैं क्या स्ट्रक्चर की शेप चेंज करवा सकता हूँ कि नहीं? अगर शेप चेंज करानी हो तो मैं इस स्ट्रक्चर को बड़े ध्यान से सुनते रहना, मैं इस तरीके से ऐसे भी बना सकता हूँ। बोलो क्या आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि नहीं? सूडोपोडिया बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो बोलो अगर कोई इंडिविजुअल बोले कि सूडोपोडिया जैसा बनाना, फेगोसाइटोसिस करना, ऐसी वाली मूवमेंट करवाना, कौन करवा रहा है? अगर सूडोपोडिया बन चुका है तो एक बात हमें और भी तो देखनी है, इस बात को फेगोसाइटोसिस जैसी मूवमेंट, इतना हिंदी में लिखूं, इंग्लिश में एक ही बोल देता हूं मैं। कौन सी मूवमेंट? कल हमने ह्यूमन बॉडी के साथ कितनी मूवमेंट देखी? 3। पहला, दूसरा, तीसरा। अमीबॉइड मूवमेंट का एग्जांपल सूडोपोडिया बनाते हैं। और दूसरा डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी में एक वर्ड लिखा था क्लास में, ध्यान दे मानस। डब्ल्यूबीसी का दूसरा वर्ड क्या बोला था? डायबिटीज। अब डायबिटीज क्या होता है वो समझा देता हूं, लेकिन सूडोपोडिया की फॉर्मेशन समझ आए? तो अगर आपसे बोला जाए कि अमीबॉइड मूवमेंट दिखाई दे रही है तो यहाँ से अमीबॉइड मूवमेंट आया मैक्रोफाज, और दूसरा हमने बोला था डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी बाय मैंने ये लिखवाया था आपको डायबिटीज, तो ये डायबिटीज अब देख लें। जब डायबिटीज अपने को ना स्पॉट करना है तो हमें कैसी बात समझ आती है? देखो डब्ल्यूबीसी जो है वो हमेशा ब्लड वेसल पे घूमते हैं, तो ब्लड वेसल में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं। आपको एक चीज रियलाइज हो रही है, कॉन्टिन्यूसली बिना रुके बिना लिखवाए बोल रहा है। आपके लिए ना चीजें एब्जॉर्ब करने के लिए ना अब आपका दिमाग ना एग्जैक्ट उस जोन पे है, जिस जोन पे जो घर के अंदर होता है। थोड़ी देर पढ़ने के बाद दिमाग को लगता है बहुत पढ़ लिया। एग्जैक्टली एट दिस मोमेंट इस क्लास में स्टूडेंट्स को लग रहा है कि बहुत पढ़ लिया, क्योंकि मैंने लिखने का मौका नहीं दिया। आपको यही सेम चीज महसूस होगी पेपर के अंदर। 3 घंटे रेगुलर काम करना पड़ेगा फुल एफिशिएंसी में। हाँ है ना? अब बेटा ये आदत ना क्लासरूम से लगती है। तो अगर क्लासरूम में ना ये महसूस हो रहा है कि यार ना सर मैं ना अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ, क्योंकि आपकी शक्लों पे और आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा है कि होते हो जरूरी, ताकि अभी अनकंफर्टेबल होने वाले कंडीशन को एक्सेप्ट करोगे तो 3 घंटे पेपर में फुल एफिशिएंसी से काम करोगे। ये हैबिट ऐसी रखती है। और जितने पुराने बच्चे हैं उनको वो आइडिया कि धीरे धीरे करते 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 आदत लगी ही जाएगी। ऑब्वियसली देखो मुझे डायबिटीज पढ़ाना है, तो अगर मैं आपको ना ब्लड वेसल पढ़ा रहा हूँ तो एक कैपिलरी ब्लड वेसल पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ब्लड वेसल में जो सेल्स होते हैं उनको एंडोथेलियम बोलते हैं। ट्रू फॉल्स? एंडोथेलियम में स्क्वामस की बॉडी बनाना। तो मैंने यहाँ पे देखो पतला सा सेल इस तरीके से, स्क्वामस सेल इस तरीके से बना दिए। तो अगर ये वाला इस तरीके से पतला पतला स्क्वामस सेल यहाँ पर बन गया, ये स्क्वामस सेल एक कैपिलरी के अंदर इस तरीके से पड़ा है। और सब लोग ये बात जानते हैं कि इस कैपिलरी के अंदर से, बड़े ध्यान से सुनना, यहाँ से जो ये ब्लड जा रहा है, तो मैं अब मैं ब्लड को लिखूंगा ही नहीं, मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिखूंगा, जैसे कि एक आरबीसी, जैसे कि यहाँ पर एक डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन प्लेटलेट भी तो घूमेगा ही। और अगर मैं यहाँ पे डॉट डॉट बोलूँ, बोलो ये डॉट डॉट का नाम क्या है? क्या हुआ? तो ये सारा का सारा डॉट प्लाज्मा। अब यहाँ से 2-3 कंसेप्ट पैरेलली सीख लो। अगर ये वाला डॉट स्ट्रक्चर हुआ प्लाज्मा, तो अगर यहाँ पे जो छोटे छोटे होल्स सबको दिख रहे, ये छोटे छोटे होल्स में से जो प्लाज्मा बाहर निकलेगा, इसको अब मैं प्लाज्मा कहूंगा। जैसे ये क्या हुआ, ब्लड वेसल से बाहर टिश्यू होगा ना, आया ना, स्लैश ऑर्गन होगा कि नहीं होगा, तो उसके अंदर जो ये प्लाज्मा लीक कर जाएगा, इसका नाम, बहुत बढ़िया। तो लिम्फ क्या हुआ? लिम्फ वो लिक्विड है जो किससे बना? सीधी सी बात। अब क्या इतने पतले से स्पेस में से इतना बड़ा डब्ल्यूबीसी तो नहीं निकल सकता, इतने पतले स्पेस में से इतना बड़ा आरबीसी तो नहीं निकल सकता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि भाई चोट लग गई, यहाँ पर बैक्टीरिया आके बैठ गया, और डब्ल्यूबीसी कहता है कि जब तक मैं बाहर निकलूंगा नहीं, बैक्टीरिया को खा नहीं सकता। तो डब्ल्यूबीसी को चोट लगने पे, बैक्टीरिया आने पे, इंफेक्शन आने पे बाहर निकलना जरूरी है। कैसे निकलेगा बाहर? डब्ल्यूबीसी देखेगा कि अगर इस टिश्यू ऑर्गन के अंदर कभी कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई पैथोजन इस तरीके से आ गया, तो ये पैथोजन आया और डब्ल्यूबीसी को एक सिग्नल चला जाता है कि चल भाई फटाफट बाहर आ जा। कौन सिग्नल देगा ये ह्यूमन एंथ्रेक्सिस में समझना होगा, लेकिन ये सिग्नल तो आया। और सिग्नल आने के बाद क्या हुआ, ये डब्ल्यूबीसी कहता है अच्छा अगर ऐसी कहानी है, तो डब्ल्यूबीसी आता है और यहाँ पर चिपक जाता है। तो यहाँ नहीं, वो डब्ल्यूबीसी ऊपर से, देखो मैंने एरो लगा के बोला कि यहाँ पे मेम्ब्रेन पे चिपक गया। चिपकने से थोड़ी सी देर बाद यहाँ से, अब देखो ये क्या होगा,
WBC अमीबॉइड मोशन दिखाएगा और देखो बाहर निकलेगा। अमीबॉइड मोशन दिखाएगा, अब ये WBC इस तरीके से अगर बाहर निकल रहा है तो यहाँ पे मैं थोड़ा डायग्राम एक्सटेंड करके दिखा रहा हूँ, देखो कंडीशन क्या हो रही है। इसका मतलब थोड़ी सी देर बाद WBC का एक बहुत सारा हिस्सा बाहर निकल चुका हो, थोड़ी सी देर बाद WBC का छोटा सा हिस्सा अंदर रह जाएगा और फिर थोड़ी सी देर बाद WBC पूरा का पूरा इस तरीके से बाहर आ जाएगा। तो आप यहाँ से आप फोकस करते रहो, इधर से इधर, इधर से इधर, और अगर जब फाइनली WBC बाहर चला गया तो क्या WBC इसको जाके अटैक करेगा? तो squeezing type of motion of WBC is termed as diapedesis, which is a type of amoeboid motion, which was able to be done. Amoeboid motion हो पाया because of cytoskeleton. Cytoskeleton is made up of धागा, हाँ है ना? क्वेश्चन बताओ, अब साइटोस्केलेटन का काम क्या? पहला काम साइटोस्केलेटन का इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट, ट्रू फॉल्स? साइटोस्केलेटन का दूसरा काम अमीबॉइड मोशन, हाँ है ना? साइटोस्केलेटन का अमीबॉइड मोशन में बोल सकता हूँ डायबिटिस, फेगोसाइटोसिस। अब तीसरा पॉइंट साइटोस्केलेटन को लेके पढ़ना है। साइटोस्केलेटन का जो तीसरा फंक्शन है हमारे सिलेबस में, वो तीसरा फंक्शन बड़े ध्यान से सुनो, उसको एनसीईआरटी बोलती है, जो लिख के बताया, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। क्या नाम है? अब इस बात को हमें बड़े तमीज से देखना है, जरूरी। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग किस तरीके से और क्यों काम करती है, हम इस तरीके से अपने को डिफाइन करते हैं। हमसे बैच कहाँ गया बेटा? एक तो लेट आया और फिर तो हमारा ये का हमारा ठीक आ रहा है, आपको क्या हुआ? अभी का ठीक बाजू में देखो, सही बैठो। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग देखो, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का क्या हिसाब है? इस स्टूडेंट ने, इस ऑर्गेनेली ने एक सामान बनाया और वो सामान आखिरी बच्चे तक पहुंचाना है। अब आखिरी बच्चे ही क्यों, मैं तो पूरी क्लास में पहुंचाना चाहता हूँ, हो सकता है, तो जरूरी थोड़ी कि हर धारा इससे हर स्टूडेंट के पास जाए। तो ये बच्चा जो सामान बनाएगा ना, उस सामान को पूरी क्लास में फैलाने का तरीका क्या है? इमेजिन कीजिए, इस क्लास में जो साइटोप्लाज्म है ना, वो गोल गोल घूमे जा रहा है। अगर साइटोप्लाज्म गोल गोल घूमे जा रहा है तो फायदा पता क्या होगा? फायदा ये होगा कि इस बच्चे से जो सामान निकला वो साइटोप्लाज्म में जाएगा, साइटोप्लाज्म पानी की तरह पूरी क्लास में से गोल गोल घूमते रहेगा और हर ऑर्गेनेली से टकरा के जाएगा, पानी जाएगा कि नहीं जाएगा? तो हर ऑर्गेनेली के पास इससे निकला हुआ केमिकल पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? बस काम बन गया। तो ये हुई साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को बायो में दूसरे नाम से जाना जाता है, वो क्या होता है? साइक्लोसिस। किस नाम से जानते हैं? अब देखो, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का दूसरा नाम। अब मुझे एक बात बताओ, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग साइक्लोसिस क्यों हुई? ये जो आपके पास यहाँ पे जो साइटोस्केलेटन लिखा है, ये साइटोस्केलेटन, इधर इस बोर्ड पे ये जो साइटोस्केलेटन लिखा है, इसने दो काम तो कराया, समझ आया? यही साइटोप्लाज्मिक, ये साइटोस्केलेटन क्या करता है? ऐसे 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 ऐसे, जैसे मेरे हाथ वेव एक्शन दिखा रहे हैं, इस तरीके से मूव करवा करवा के पूरे सेल में साइक्लोसिस करा देता है। यानी अगर किसी के पास प्लास्टिक की बोतल है किसी के पास? मेरे पास है। अगर ये वाली प्लास्टिक की बोतल तो बहुत हार्ड है, लेकिन अगर मुझे इसमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग करानी है तो मैं इसको इस तरीके से दबा दबा के पानी की मूवमेंट इस बॉटल में करवा सकता हूँ कि नहीं करा सकता हूँ? बट कुछ उसी तरीके से ही काम चल जाता है कि बॉटल के मेम्ब्रेन को दबाया, साइटोस्केलेटन ने सेल मेम्ब्रेन को प्रेस किया और गोल 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 साइटोप्लाज्म को घुमाना शुरू कर दिया। बोलो साइक्लोसिस क्लियर है? तो एनसीईआरटी के पहले 2 पेजेस एब्सोल्युटली क्लियर। अभी आपके पास काम क्या है? ये वाला टॉपिक और उसके बाद ये वाला टॉपिक, वो जो डायबिटिस है, आपको अपनी कॉपीज में नोट डाउन करना। चलो, होमवर्क पेज में करोगे, कहाँ करोगे, वो चॉइस आपकी है।
हाँ जी चले डन आ जाओ। अब क्लास में हम यहाँ से आज अपना टॉपिक कल जहाँ पे हमने छोड़ा मसल का स्ट्रक्चर वहाँ से शुरू करें। क्लास में ध्यान रखोगे बेटे इधर आई रीड एवरीथिंग है टोटल। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि लोकोमोशन के लिए स्मॉल स्केलेटल कार्डियक कौन सी मसल चाहिए? आवाज कौन सी? जब मैं स्केलेटल मसल को देखता हूँ तो स्केलेटल मसल के अंदर जो सेल होता है क्या इसको क्वेश्चन नंबर 1 मायोसाइट बोल सकते हैं? मायो मतलब साइट मतलब तो मसल का सेल। अब क्योंकि ये सिलेंड्रिकल होता है तो इसको मायो फाइबर भी बुलाया जा सकता है। क्या इसको मायोफिलामेंट बोल सकते हैं? इसको मायोफिलामेंट बोल सकते हैं? नहीं, मायोफिलामेंट इसके अंदर है। इतनी बात हमने कल ध्यान से सुना था। बेटे लिखना छोड़ो और इधर देखो। कल तक तो यहाँ तक की कहानी हो गई हमारी। हमें ना आज आगे देखो। हमने जब इस वाले सेल की जो कहानी है जिसको मैं डॉट डॉट बॉक्स में डाल रहा हूँ, मैं इस सेल की कहानी पढ़ता हूँ तो मुझे ना इस सेल का फीचर में क्या दिखाई देता है? ये होता है स्ट्राइटेड। बिल्कुल। और स्ट्राइटेड का मतलब है एनसीईआरटी कहती है कि स्ट्राइटेड जब भी लिखा आएगा इसको ऐसे लिखते हैं ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स। अब ये ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं ना, ये ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स क्यों बने? यानी अब मेरा क्वेश्चन है कि मैं इस ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड पे जा रहा हूं कि फॉर्म्ड बाय किसने बनाया? क्वेश्चन नंबर 1 ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स का नाम क्या होता है? नेम इनका क्या होता है? ये दो क्वेश्चन आंसर करने क्लास में ध्यान इधर लिखना बंद बेटे। अगर मैं इन ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले इनको कौन बनाता है? इन ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स को बनाने वाली चीज का नाम ध्यान से सुनो। कल जो वर्ड लिखवाया था मायो, क्या लिखवाया था? जिसका दूसरा नाम क्या था? मायो। और इनके अगर कल एग्जांपल देखे थे कौन से थे? पहला एक्टिन, दूसरा यानी पेपर में क्वेश्चन आया कि एक्टिन मायोसिन ने मिला के डार्क और लाइट बैंड बनाए तो बिल्कुल सही। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ऐसे डार्क और लाइट बैंड का नाम क्या होता है? आपने नाम सुना होगा आई बैंड और दूसरा सुना होगा ए बैंड, जिसमें आई बैंड का नाम क्या होगा? आइसोट्रोपिक बैंड और ए बैंड का एन आइसोट्रोपिक बैंड। और इन दोनों में से अभी तक भी मुझे नहीं पता कि डार्क लाइट किसको कहते हैं। आई वाला कैसा होता है? लाइट। और ये वाला कैसा होता है? अब आप मुझे बताओ। LIGHT LIGHT आई को मैंने फोकस कर दिया तो आई बैंड से कैसा हुआ? लाइट और आई। डार्क में आइसोट्रोपिक का हिसाब किताब छोड़ सकते हैं। डार्क में वैसे भी देखो ए और ए बन जाता है, एल और आई बन जाता है। ट्रिक आप लाइट से भी बना सकते हो, डार्क से बना सकते हो। देखो कॉमन सेंस वाली बात है और ये बात मैं तुम्हें क्यों रिपीट कर रहा हूँ। समटाइम्स कि सर ये ना बहुत ही कॉमन बेसिक चीज है और क्योंकि इतनी कॉमन बेसिक चीज है तो पेपर में आप भूलते हैं। तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मैं ना हॉस्टल में होगा और जब मेरे को फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक मेरे घर वालों ने हॉस्टल में डाल दिया। हॉस्टल में डाल दिया तो मेरा एक जो सीनियर होता था उसका नाम ना वशिष्ठ वल्लभ होता था। वशिष्ठ वल्लभ। अब आपको पता होगा कि इंडिया में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहाँ से आया होगा? साउथ से आया होगा। अब साउथ में किसी इंडिविजुअल का सरनेम वल्लभ है तो किसी इंडिविजुअल का सरनेम अय्यर भी तो होता है ना। तो ना अब ना हमें जब फिजिक्स पढ़ा रहे थे हमारे सर तो सर ने ना इस तरीके से हमें ना एक फॉर्मूला बताया था वोल्टेज का। वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो हमने याद किया था वल्लभ इज इक्वल टू अय्यर, क्योंकि दोनों ही साउथ से हैं तो क्या पढ़ा था? वल्लभ इज इक्वल टू अय्यर। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैंने इतनी प्रैक्टिस करी थी, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करी थी, लेकिन पेपर में, बोर्ड्स के पेपर में घबराहट में ना मैं ये वाला फॉर्मूला भूल गया। और जब मैं ये वाला फॉर्मूला भूल गया तो आई कुड नॉट एक्चुअली इमेजिन कि मैं फॉर्मूला भूल जाऊंगा। उस टाइम तक ना मैं निमोनिक्स को बिल्कुल यूज नहीं करता। तो ना मेरा एक दोस्त था, उस दोस्त ने कहा कि एक दिन को बैठे बैठे कहते पारस सर तेरे को एक बात बताता हूँ। क्या भाई? तो उसने मेरे को यही हिसाब बताया। कहता पारस देख वल्लभ इज इक्वल टू अय्यर। आपने वो मूवी देखी धमाल? धमाल मूवी में वो देखा कि जब वो बैठ के वहां से गोवा से पता नहीं कहाँ जा रहे होते हैं तो उसके साथ वो ड्राइवर कहते हैं व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज है ना वेणुगोपाल अय्यर, चिन्नस्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर। ऐसे करते करते ना हम अय्यर का ऊपर गेम बना रहे थे, मजाक बना रहे थे। हॉस्टल में भी उसी टाइम धमाल आई थी।
तो जब उसमें कमाल आई थी, उसने अय्यर इज इक्वल टू वल्लभ दिखाया और मेरे दिमाग में बस रहा। पेपर में जाके ना मेरे को यही चीज याद रही और सच में ना मैं उस मोमेंट से बाहर निकल गया। इसीलिए ना कभी कभी ना छोटी छोटी बातों में ना हमारे बड़े बड़े आंसर्स लिखे होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि कॉकरोच को देखो, मैं टोटली ऑफ टॉपिक जाके आपको रटवा रहा हूँ एक चीज। आज इस पॉइंट को मैं समझा रहा हूँ, इसको कहते हैं प्री लोडिंग। मैंने पढ़ाया नहीं लेकिन मैंने आपको प्री लोड कर दिया। जैसे मैंने कल की क्लास में बोला था, मुझे कल की क्लास से बताओ, ग्लूकागॉन हमारे ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में कहाँ स्टोर होता है? दूसरा और लिवर और ग्लाइकोजन के तोड़ने को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजन और लाइसेस। जो बच्चे ग्लाइकोजीनोलाइसिस पढ़ते हैं वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए वर्ड को ही सही बोलो ताकि काम हो जाए। क्या बोलेंगे? ग्लाइकोजन और लाइसेस। ठीक है, अब ग्लाइकोजन और लाइसेस में ग्लाइकोजन को तोड़ना होगा। ये कौन सा हार्मोन कराएगा? ग्लूकागॉन। कौन सा? अब कल की क्लास में एक नया क्लास का आंसर देखो। देखो मैंने पढ़ाया भी नहीं और आंसर आपके पास पहले से रटा हुआ है। सी व्हाट्स द साइंटिफिक नेम? बढ़िया। अब मुझे बताइए, आपकी बॉडी के हेपाटोसाइट्स के ऊपर ग्लूकागॉन का रिसेप्टर होगा? सोच के देखो, ग्लूकागॉन कौन से सेल पे काम करेगा? लिवर। लिवर के सेल का नाम? तो पेपर में आएगा हेपाटोसाइट्स विल हैव रिसेप्टर फॉर ग्लूकागॉन। काम बन गया ना। हमने तो रटा भी नहीं, हमने पढ़ा भी नहीं, लेकिन हमारे पास आंसर तक पहुंचने का, इसको प्रीलोडिंग कहते हैं। तो आज मैं प्रीलोडिंग करके एक नया पॉइंट बता रहा हूँ। आपने एक नाम सुना होगा स्क्लेराइट, आपने एक नाम सुना होगा टर्गाइट और एक नाम सुना होगा स्टर्नाइट। कॉकरोच को लेके काइटिन के प्लेट्स को स्क्लेराइट, टर्गाइट, स्टर्नाइट बोलते हैं। इन तीनों में से वेंट्रल कौन सी होती है? कौन सी? स्टर्नाइट। जैसे एक बच्चे को, कुछ बच्चे को स्टर्नाइट वेंट्रल याद है। स्टर्नाइट का नंबर कितना होता है बेटा? 9। स्टर्नाइट का नंबर 9। अब इसको ट्रिक से हम कैसे देखते हैं? इन तीनों के अंदर आपके पास n कहां दिखाई दे रहा है? स्टर्नाइट। और जब मैं n देखता हूं, n से क्या दिखता है मुझे? और n से बड़े ध्यान से सुनना, VENT आ रही है वेंट्रल। डोर्सल में n तो नहीं आता है, तो मुझे n पे यहां दिखाई दिया, मुझे n पे 9 दिखाई दिया और स्टर्नाइट। तो स्टर्नाइट कैसा हुआ? ये कैसा होगा? क्लियर? अब मुझे टर्गाइट का नंबर बताओ मुझे। कैसा? 10। टर्गाइट में 10। T फॉर टर्गाइट और T फॉर बस N 9। तो मेरे को याद तो हो गया। तो स्टर्नाइट टर्गाइट याद हो गया, बाकी दूसरा नाम क्या है? स्क्लेराइट। ऐसे ना हम बहाने से ही सही चीजों को रट लेते हैं, तो जब पेपर में कंफ्यूजन आती है तो कंफ्यूजन से बाहर निकलने का तरीका बढ़िया होता है। अब हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो लाइट बैंड और डार्क बैंड अपने को क्लियर है। ये दोनों बैंड किसने बनाया? एक्टिन और मायोसिन। तो अब डार्क बैंड एक्टिन मायोसिन बनाते हैं। अब किस तरीके से बनाते हैं डार्क और लाइट बैंड, ये भी टॉपिक आएगा। इतना होता है।
हो गया? जल्दी जल्दी जल्दी। अब देखो अगली कहानी। अगली कहानी ये है कि हमें ना एक्टिन मायोसिन का हिसाब किताब देखना है मसल सेल के अंदर, और ये जरूरी हो जाता है अब का डायग्राम, क्योंकि यहाँ से मैं आई बैंड ए बैंड इंट्रोड्यूस करूँगा, इसलिए ना बेटा ध्यान देना क्लास में सबका। अगर ना आपको ना मसल में एक्टिन मायोसिन देखना है तो आप ना मसल के ना डायग्राम को ना कुछ इस तरीके से बोलते हो कि जी ये हमारे पास इस तरीके से एक मसल है, और अगर मसल के अंदर हमें ना एक्टिन बनाना है तो एक्टिन ना ऐसे समझो जैसे इस क्लास को अगर मैं देख रहा हूँ तो इस क्लास में एक्टिन इस तरीके से बिछा हुआ है, एक्टिन हवा में तो नहीं होगा। तो जैसे अगर इस पंखे को देखो तो ऊपर से जो रॉड आ रही है तब ये पंखा यहाँ पर परफेक्ट स्टेबल हॉरिजॉन्टली घूम रहा है। इसका मतलब अगर ऊपर से लेकर नीचे तक रॉड होती तो एक ब्लेड यहाँ, दूसरा ब्लेड यहाँ, तीसरा ब्लेड यहाँ परफेक्टली घुमाया जा सकता था। तो अगर ये क्लास एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है तो मुझे ऊपर से नीचे तक एक धागा लाना पड़ेगा जिसके ऊपर मैं एक्टिन को बांध सकता हूँ, तभी एक्टिन अपनी जगह रहेगा, नहीं तो वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। इसका मतलब मैं इस तरीके से मसल का सेल लेता हूँ और कहता हूँ कि इस मसल के सेल के अंदर एक धागा इस तरीके से लगाओ और दूसरा धागा इस तरीके से लगाओ। इन दोनों धागों पे आप बेफिक्र होकर इस तरीके से एक्टिन को लटका सकते हो। इस वाले धागे पे भी आप इस तरीके से बेफिक्र होकर एक्टिन को लटका सकते हो। तो ऊपर से नीचे तक जैसे पंखे की रॉड दिखी, ये वाली भी तो रॉड है, इस रॉड का नाम क्या होता है? जेड लाइन, और इस वाली रॉड का नाम क्या होता है? जेड लाइन। क्लियर हुई बात? और कहते हैं कि अगर यहाँ से यहाँ तक जेड लाइन जा रही है तो क्या जेड लाइन और दूसरी जेड लाइन के बीच में डिस्टेंस की कोई बात होती है, कोई नाम होता है? कहते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो नाम होता है वो क्या? सार्को। अब सार्को वर्ड किससे रिलेटेड है? मसल। तो मसल के साथ दो वर्ड्स हैं, पहला सार्को, दूसरा मायो। पहला दूसरा बोन के साथ ऑस्टियो। बहुत बढ़िया। कार्टिलेज कॉन्ड्रो, कार्टिलेज कॉन्ड्रो। आप सार्को समझ आए? अब देखो सार्को की जेड लाइन देखा। अब इस वाली चीज का नाम हमने क्या रख दिया? एक्टिन। क्या नाम रख दिया? अब एक्टिन यहाँ है तो मायोसिन भी तो होगा। मायोसिन को उसकी जगह पे रखने के लिए मुझे एक और लाइन चाहिए, और इस वाली लाइन का नाम क्या होगा? एम लाइन। और अगर इस लाइन का नाम एम लाइन हुआ तो इस एम लाइन से मायोसिन इस तरीके से ऐसा लटका हुआ। तो अगर ये है तो आपको यहाँ पे मायोसिन भी समझ आया? कोई डाउट है यहाँ तक? इस रिस्पॉन्स की वजह से बेटे क्लास में आना हमें दिखाई देता है कि एक्टिन है, मायोसिन है, सबका सब इंतजाम है, एम लाइन है, जेड लाइन है, सब कुछ। एनसीईआरटी एम लाइन को लेके और जेड लाइन को लेके नाम बोलती है, जैसे कि इस लाइन का नाम और इस लाइन के नाम में से एक लाइन को बोलती है इलास्टिक और दूसरे को बोलती है फाइबर। यानी मैं यहां से आपको लिख रहा हूं क्वालिटी ऑफ दिस लाइन। इस लाइन की क्वालिटी, इस लाइन की क्वालिटी को मैं फिल इन द ब्लैंक्स पे छोड़ रहा हूं। आपको एनसीईआरटी से ढूंढ के यहाँ पे अपने नोट्स में फिलअप करना है कि दोनों में से कौन सा इलास्टिक और कौन सा फाइब्रस। मैंने आंसर भी बता दी बट आपको फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। धीरे धीरे आप रियलाइज करोगे ये दूसरा चैप्टर है। जब मैं इसके बाद थर्ड चैप्टर में जाऊंगा ना तो थर्ड चैप्टर के दौरान मैं आपको क्लास में एनसीईआरटी पढ़ने को बोलूंगा, बोर्ड पे समझा के फिल इन द ब्लैंक्स लिखूंगा और लाइव क्लास में फिल इन द ब्लैंक्स एनसीईआरटी के यहाँ भरोगे। उससे फायदा ये होगा कि आपको क्लास में एनसीईआरटी पढ़ना आ जाएगा। पहला चैप्टर मैंने फुल पढ़ाया, दूसरे चैप्टर में बहुत ही माइनर अमाउंट में फिल इन द ब्लैंक्स कल से इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। कल की क्लास में गौर करो, मैंने आपको बोला था कि मसल का कौन सा डर्म लेयर, CEQ का फुल फॉर्म आज भी छोटे छोटे इंट्रोड्यूस किए। अगले चैप्टर में और जाएंगे। और फायदा क्या होगा आपके लिए ना, देखो ध्यान रखो बेटा 9 महीने रह गए पेपर के लिए, और आपसे चाहिए कि आपको ये चाहिए कि आपको एनसीईआरटी क्लास में ही पढ़ने को मिल जाए, डाउट भी क्लास में ही खत्म हो जाए, ताकि घर जाके सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी हो। पर चैप्टर कितने क्वेश्चन लगाने? तो 500 क्वेश्चन के लिए हमारे पास सोर्सेज होने चाहिए।
तो घर पे आपने अगर सोर्स इकट्ठे करके रख दिए तो घर पे बस ये होगा कि सर क्लास में करा दिया, एनसीईआरटी भी पढ़ ली, सब हो गया, घर जाके बस मुझे क्वेश्चन लगाना। अगर याद नहीं है, क्वेश्चन लगाने से पहले याद नहीं है, तो पहले एक बार याद लिख के याद कर लेना, फिर सीधे क्वेश्चन लगाने, तो टाइम बचेगा। ये फायदा उठाया करो। तुम में से कुछ समझदार बच्चे एक और काम करते हैं, कॉलेजेस में और इंस्टीट्यूट्स में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसी क्लास खत्म होती है वो ब्रेक का टाइम ना, वो 15 मिनट का टाइम पता किसमें लगाते हैं? पढ़ाई में। 15 मिनट का ब्रेक का टाइम पूरी क्लास का डाटा दोबारा से पढ़ लेते, तसल्ली से पढ़ लेते, नोट्स दिमाग में आ गए। जब नोट्स दिमाग में है तो फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी, बायो के, और याद रखना क्लास के जस्ट बात करते हैं ना तो एकदम फटाफट ताजा ताजा दिमाग में होता, सब चला जाता है। अब वो बच्चा जब इंस्टीट्यूट से घर जाता है ना, जाके सो जाता है, क्योंकि उस बच्चे ने ना जो क्लास में फिजिक्स की क्लास के बाद 15 मिनट, केमिस्ट्री क्लास के बाद 15 मिनट, और बायो की क्लास के बाद 15 मिनट, टोटल कितने मिनट हो गए? 45 मिनट्स। उसने जो इंस्टीट्यूट में 5 मिनट्स लगा दिए, वही 45 मिनट्स का घर जाके आराम से नींद ले लेता। 45 मिनट छोड़ो, 1.5 घंटे की नींद ले लेता। अब वो इंस्टीट्यूट से थका गया, घर जाके 1.5 घंटे की नींद ले ली, लेकिन नुकसान तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जो काम 1.5 घंटे में होना था वो पहले ही कर चुका है। अब वो बच्चा, आप अपने कंपैरिजन में देखो, उसके पास रेस्ट भी ज्यादा है, उसके पास क्लास के जस्ट बाद उसने डाटा पढ़ लिया था, तो उसको रिकॉलिंग भी ज्यादा है। अब वो घर पे जाके जब वापस सीधे एनसीईआरटी पढ़ेगा, क्योंकि नोट्स तो क्लास में निपटा लिए, फटाफट से एनसीईआरटी पढ़ेगा, और अगर उसको लगता है कि उसके पास कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं आया तो लिख के याद करेगा, और उसको लगता है कि उसको याद हो गया तो सीधे क्वेश्चन लगाएगा। आप घर जाके क्या करोगे? आप घर जाके पहले बैठ जाओ और बोलोगे नींद आ रही है, पढ़ने का मन है, नहीं है, तो आधा पौना घंटा इसी में निकाल दोगे। कितनी देर में तो बच्चा ना एकदम फ्रेश होकर सो के उठ भी गया और तैयार है पढ़ने के लिए। इसको कहते हैं छोटे छोटे फॉर्मेट्स में मैनेजमेंट। तो और ये बात ना देखो कोई नहीं सिखाता, और क्लास में पता क्या प्रॉब्लम होती है? क्लास में प्रॉब्लम होती है, जैसे ही ब्रेक होता है पूरी क्लास उठ के बाहर जाती है, और मैं अकेला ऐसा स्टूडेंट क्लास में पढ़ रहा होता हूँ, तो मुझे पता क्या लगता है कि बाकी वाला मुझे देखेगा, बाकी वाला मुझे देखेगा, और बाई चांस घर वालों ने सिखा दीजिए बेटा नजर लग जाती है, तो किताब बंद करके बैठ जाते हैं। नजर तुम्हारी होनी चाहिए, और वो सिंपल होनी चाहिए, एक में, बाकी कोई नजर नहीं होती। जो होता है वो खुद की पढ़ाई होती है, बाकी बात खत्म। तो पढ़ाई करो अपनी, क्योंकि सिलेक्शन भी अपना ही ले लेना है। ये 15 मिनट मान और कर जाओगे ना, कवर फायदे में रहोगे। इतनी तो बात समझ आए। अब इसके बाद ए बैंड आई बैंड किस तरीके से दिखते हैं? कहता है कि वापस से ये लाइनें बनाओ, और आप इस तरीके से जेड लाइन, इस तरीके से जेड लाइन बना दी। इन दोनों जेड लाइन के ऊपर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे और यहाँ पे एक्टिन बना दिया, इसके बाजू में यहाँ पे एक्टिन बना दिया, और यहाँ पे एक्टिन बना दिया। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। तो अगर आपके पास इसके बीच में से यहाँ पे जो दूसरी लाइन है जिसका नाम है एम लाइन, यहाँ से क्या बना दिया? मायोसिन। अब आपको ये वाले बैंड्स में ये सब चीजें बहुत परफेक्टली दिखाई दे रही है, एक्टिन मायोसिन सेम डायग्राम है दोनों, लेकिन इस डायग्राम में कुछ पॉइंट ऐड करेंगे, गौर से सुनना। अगर मैं बेटे डॉट डॉट करके बनाना शुरू करूं, तो मुझे यहां से इस डॉट डॉट से समझ आता है कि इस एरिया में कुछ ना कुछ एक्टिन और मायोसिन का ओवरलैप है, हाँ या? और इस डॉट में भी देखूं तो यहां पर भी मुझे एक्टिन मायोसिन का ओवरलैप दिखाई देता है। अगर आप इसको यहां तक देख रहे हो तो सोच के देखो, क्या थोड़ी सी दूर यहाँ पे जेड लाइन के बाद दोबारा से एम लाइन और मायोसिन होगा कि? इधर भी तो थोड़ी सी देर जो मैं बना नहीं रहा हूं, लेकिन यहाँ पर भी तो मायोसिन होगा कि नहीं होगा? बात समझ आए? फिर क्या करते हैं? इस मायोसिन के साथ मैं दोबारा से डॉट डॉट बना देता हूँ, और जब मैं इस मायोसिन के साथ दोबारा से डॉट डॉट बना देता हूँ तो मुझे जोन्स दिखने शुरू हो जाएंगे। क्या जोन दिखाई देगा मुझे? इस हाथ के बीच में देखिए, दोनों मार्कर के बीच में देखो, यहाँ पे सिर्फ क्या है? एक्टिन। ऊपर क्या सिर्फ क्या है? तो ये रीजन में सिर्फ और सिर्फ कौन है? अब इस रीजन पे आ जाओ, नीचे से ऊपर क्या पहला कौन मिला? फिर अब इसमें आ जाओ, इसके बीच वाले रीजन को इग्नोर कर देना, फिर इस वाले रीजन को देखो, एक्टिन मायोसिन एक्टिन, और यहाँ पे सिर्फ क्लियर। जहां पे अकेला एक्टिन है, गौर करना, जहां पे अकेला एक्टिन है इसका नाम, और जहां से मायोसिन शुरू हुआ और जहां तक मायोसिन है, यहां से यहां तक कौन सा बैंड? कौन सा नाम? अब मैंने आई बैंड और ए बैंड में से डार्क कौन बताया, और आई बैंड कैसा? अब सोचो ऐसा क्यों? इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे ये वाला जो अपने पास ये वाला एक्टिन है, ये एक पतला सा आदमी,
यहाँ पे मेरे को एक्टिन भी मिल रहा है, मायोसिन भी मिल रहा है, मायोसिन तो बहुत मोटा सा, फिर यहाँ पे एक्टिन मिल रहा है, तो अब यहाँ पे गौर करो, पर एक पतला आदमी ऊपर गया, दूसरा पतला आदमी, दो पतले आदमी, एक पतला आदमी, दूसरा पतला आदमी और एक बहुत ही मोटा आदमी, बताओ डेंसिटी बीच में ज्यादा होगी कि इधर ज्यादा? अब ना किसी एरिया में जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाएं, वो एरिया डार्क दिखाई देगा कि लाइट? तो अब सीधी सी बात बताओ, ए बैंड में इतने सारे लोगों की वजह से डार्क दिख रहे हैं कि आप ऑल्सो ऐसे भी तो इमेजिन कर सकते हो कि जो ये मायोसिन नाम की चीज है, इतना मोटा बैंड है, अगर मैं एक्टिन जैसी पतली पतली पाइप्स, पतली पतली लाइन मायोसिन में बनाने लगूं, 50-60 पाइप तो आ ही जाएंगी, 50-60 लाइनें आ जाएंगी, तो इमेजिन करो एक मायोसिन 50-60 एक्टिन जितना मोटा है, तो अकेला मायोसिन में डार्क होगा कि नहीं होगा? तो बोलो पूरा का पूरा ए बैंड है, जहां पे ओवरलैप है वो भी, और बीच में देखो ओवरलैप नहीं है, ये भी, ये सारा का सारा कैसा दिखाई देगा? और आई बैंड कैसा दिखाई देगा? अब बोलो डार्क और लाइट क्लियर हुआ? कोई डाउट? पक्की पक्की बात? तो हमें डार्क भी क्लियर, लाइट भी क्लियर। अब ना साइंटिस्ट बोलते हैं कि यार आप जब ए बैंड को देखते हो, इधर क्लास में देखो नींद नहीं आने, जब हम यहाँ पे डार्क और लाइट बैंड दोनों को ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें यहाँ पे एक चीज को बढ़िया तरीके से गौर करना है, वो क्या? ये कि यहाँ पे ए बैंड में कुछ ऐसा इलाका है जहाँ पे अकेला मायोसिन, यस, यानी मैं देखो इधर यहाँ से डॉट डॉट बना दे रहा हूँ, ये डॉट डॉट वाला वो इलाका है जहाँ पे ओनली एंड ओनली है, इसके लिए मैं एक नाम दूंगा, उसका नाम क्या है? H। क्लियर? अब मुझे इस वाले डायग्राम में बताओ, ये Z लाइन है, ये कौन सी लाइन है? ये कौन सी? इसका नाम? इसका नाम? अब इस वाले डायग्राम से आंसर करो सब लोग मिलके। The place in which only and only myosin exists is called as H zone. The place in which only and only actin exists is I band. I band is dark or light? A band is dark or light? H zone is dark or light? Clear होगा? मुश्किल तो नहीं है? Absolutely clear? M line, A line, सार्कोमियर सब कुछ ठीक। अब मैं यहाँ से ना अब अगली थोड़ी सी देर में ये पढ़ाऊंगा कि जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो इन सब टॉपिक्स में चेंज क्या है, इन सब टॉपिक्स में चेंज क्या है, यानी आई बैंड का क्या होता है, ए बैंड का क्या होता है, एच जोन का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन में सीखना है। बट अभी हम एक ट्रिक सीखेंगे बिफोर आई मूव फॉरवर्ड। द ट्रिक इज दिस, कॉन्ट्रैक्शन में कौन कौन सा बैंड छोटा होता है, बड़ा होता है, ये देखना है। तो आपको कॉन्ट्रैक्शन की ट्रिक है, ध्यान से सुनो। HIS क्या है? हिज, आप बोलेंगे हिज कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या कॉन्ट्रैक्ट करता है? H से, I से, S से, सार्कोमियर। तो कॉन्ट्रैक्शन में कौन कौन साइज में चेंज होता है? हिज। साइज में बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? तो ए बैंड कैसा रहेगा? सेम। ए बैंड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ए बैंड रिमेन्स। बोर्ड को देख के बताओ, द लेंथ ऑफ द ए बैंड, ध्यान से सुनना, बोर्ड पे देखना, द लेंथ ऑफ द ए बैंड विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ मायोसिन। ट्रू और फॉल्स? पक्की बात? जितना बड़ा मायोसिन उतना बड़ा ए बैंड, द लेंथ ऑफ द आई बैंड इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ एक्टिन। फॉल्स। फॉल्स क्यों? क्योंकि अभी भी देखो आई बैंड से बाहर थोड़ा सा एक्टिन है कि नहीं है, इसीलिए रह गया। इस आई बैंड से थोड़ा सा बाहर एक्टिन है कि नहीं, रह गया ना, इसलिए द लेंथ ऑफ ए बैंड इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ मायोसिन और ए बैंड की लेंथ बराबर। बोलो किसी को डाउट? सबको क्लियर? द लेंथ ऑफ आई बैंड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्टिन। फॉल्स। द लेंथ ऑफ ए बैंड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मायोसिन। अब मैं एक PYQ फॉर्मेट में बोल रहा हूं, वर्ड टू वर्ड। PYQ 2023 का होगा, 22-23 का आएगा। H zone is the distance जो आपको यहां मिलता है, और अगर मैं लाइन PYQ के अगर रिकॉल करके बोलूं, the distance remaining here when the actin extends into myosin। सोचो इस क्वेश्चन को सुनो, PYQ का आंसर बता रहा हूं। H zone क्या है? H zone को बचा हुआ डिस्टेंस है, किसके बाद बचता है? जब एक्टिन ए मायोसिन के अंदर एक्सटेंड कर चुका है। हाँ, मेरे हाथ को देखो, मान लो एक्टिन यहाँ था, एक्टिन मायोसिन में एक्सटेंड कर चुका है, वहां से भी एक्टिन मायोसिन में एक्सटेंड किया होगा। एक्सटेंड करने के बाद जो बचा हुआ डिस्टेंस है उसका नाम, व्हाट इज H zone? H zone is the distance remaining, distance left after the actin has extended into myosin। हाँ या ना?
ये लाइन का ना जब PYQ घर जाके बेटे सॉल्व करोगे, आपको एक चीज की रियलाइजेशन होगी, आपसे ना वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसका रीजन पता क्या होता है? समटाइम्स ना हमें कंसेप्ट आता है, लेकिन हमें इंग्लिश को ना कन्वर्ट करना पेपर में मुश्किल हो जाता है। कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है, बहुत अच्छे से पढ़ाई होने के बावजूद भी जब हम भागते तो हमसे क्वेश्चन कन्वर्ट नहीं होते। इसलिए मैं आज की क्लास से आपसे ये चाह रहा हूँ, क्वेश्चंस और स्पेसिफिकली PYQ सॉल्व करना शुरू कर दो, ताकि आपको ये पता हो कि आप गलती कैसे टाइप की करते हो। जैसे अपने पास ये पुराना बच्चा है, बहुत बहुत मेहनती, मतलब हद दर्जे की मेहनती है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि भागती बहुत तेज है, और प्रॉब्लम ये है कि लैंग्वेज को कम पकड़ दिया तो इसकी गलती करती है, नहीं तो उसका पेपर क्लियर आराम से हो सकता है। तो इतनी मेहनत करने वाला बच्चा क्लियर हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो क्वेश्चन को ना अधूरा पढ़ लेती है, या क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं समझती, और फिर ट्राई करती है कि क्वेश्चन पे लगे रहो। जैसे हर बच्चे की अपनी हैबिट है, तो ये क्योंकि पुराना स्टूडेंट है तो मुझे पता है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ अलग अलग पैटर्न होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ अलग पैटर्न है। जैसे कुछ बच्चों को कंसेप्ट ही वीक होता है, जिन बच्चों को कंसेप्ट वीक है, कंटेंट वीक है, उनको तो पढ़ाई करके इंप्रूवमेंट मिलती है। कुछ बच्चों को कंसेप्ट कंटेंट सही होता है, लेकिन अप्लाई करना नहीं आता। तो ये जो एग्जांपल दिया वो एनसीईआरटी का वो एग्जांपल है जहाँ पे लैंग्वेज में फंसते हैं। इजी कनेक्ट ना होता तो फिर आगे देखते हैं। और थोड़ा जल्दी जल्दी बनाना। क्विक फटाफट।
सबका कोई पेंडिंग है? हाथ उठाओ बताओ। अपना बेटे एक ना नया टॉपिक शुरू होने वाला है इसी पॉइंट को लेके। आज से इस क्लास के अंदर और कल की क्लास में ये मसल वाला टॉपिक फिनिश हो जाएगा, यानी आज वेडनेसडे कल थर्सडे, एंड थर्सडे तक ये वाला मसल वाला टॉपिक मैं कल फिनिश कर दूंगा आज और कल की क्लास में। तो आज की क्लास में मैं कल की क्लास का जो बेसिस है ना वो सेटअप कर रहा हूँ स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का। तो बड़े ध्यान से सुनो, मसल को ना कॉन्ट्रैक्ट करना है, इधर सबका ध्यान 100% यहाँ होना चाहिए। मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, और अगर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो मैं अब ना क्लास में आपको एक चीज दिखा के करके दिखाने वाला हूँ, बड़े ध्यान से सुनोगे। मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो इसकी थ्योरी का नाम होता है, नाम क्या है? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इसी मुझे बताओ, क्या ये बोर्ड स्लाइड में कहाँ है? क्या ये बोर्ड स्लाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा? स्लाइड कर रहा है। क्या इस बोर्ड को मैं अगर एक्टिन कहूंगा और खुद को मायोसिन कहूंगा तो क्या ये फिलामेंट स्लाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा? अब आप सबको ध्यान ये इतना बेसिक होना चाहिए कि अगर मैं ये सिस्टम यहाँ से यहाँ तक का बना रहा हूँ तो ये बोर्ड जहाँ खत्म हो रहा है और ये बोर्ड जहाँ यहाँ पे खत्म हो रहा है, वहां यहाँ से लेकर उस मार्जिन तक मसल है। ठीक कोई बात? अब मसल में दो चीजें, एक्टिन मायोसिन, ये एम लाइन जा रही है तो मेरे दोनों हाथ मायोसिन है। ओरिजिनल कंडीशन में ध्यान से सुनिएगा, ओरिजिनल कंडीशन में क्या मायोसिन एक्टिन का ओवरलैप होता है कि नहीं? सब लोग मिलके जवाब देंगे। मेरे इस हाथ से लेकर इस हाथ के बीच में जगह का नाम कौन सा? मेरे इस हथेली से लेकर इस हथेली के बीच में एच जोन, और मेरे इन दोनों हाथों जहां पे टैप कर रहा हूं इनसे वहां तक के एंड का नाम। सबको पहली बात क्या इतना समझ आ गया? अब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो मसल का साइज बढ़ेगा या कम? लिखना मत बेटे, इधर देख। अगर कॉन्ट्रैक्शन में मसल का साइज कम होगा तो कंडीशन क्या होगी? बड़े ध्यान से सुनो। मायोसिन एक्टिन के ऊपर ओवरलैप है, मायोसिन एक्टिन को पकड़ लेगा। मैंने पकड़ लिया, मायोसिन ने एक्टिन को पकड़ा, और जब मायोसिन ने एक्टिन को पकड़ा तो एक्टिन को बेटे नाखूनों से बाहर और यहाँ, जब मायोसिन ने एक्टिन को पकड़ा तो एक्टिन को अपने पास खींचेगा, और जब एक्टिन को अपने पास खींचा तो मेरे हाथ ऐसी स्ट्रेट है, तो वैसे खींचने के लिए हाथ को मोड़ा था लेकिन हाथ तो ऐसे ही। अब मुझे बताओ टोटल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी नहीं? वहां से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस बढ़ गया, सेम हुआ? यहाँ से लेकर वहां तक का डिस्टेंस कम हो गया। अब मैं इन दोनों को और पास लेके आता हूँ, क्या मसल कॉन्ट्रैक्ट करी? मुझे बताना, मेरा हाथ जितना पहले था अभी भी उतना ही, क्या मायोसिन ने कॉन्ट्रैक्ट किया? क्या इस बोर्ड ने कॉन्ट्रैक्ट किया? स्लाइड किया? कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं किया। बोर्ड तो नहीं छोटा हुआ, ये बोर्ड तो नहीं छोटा हुआ। अब यही से मुझे पहले पॉइंट का आंसर करो, कॉन्ट्रैक्शन के दौरान एक्टिन कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मायोसिन? कॉन्ट्रैक्शन के दौरान कौन कॉन्ट्रैक्ट करता है? कोई भी नहीं। कॉन्ट्रैक्शन के दौरान एक्टिन स्लाइड करता है कि मायोसिन? दो एक्टिन मायोसिन के अंदर की तरफ स्लाइड करते हैं, मायोसिन से बाहर। अब वापस देखना, इधर यहाँ से वापस लेके आता हूँ, चलेगा ना? यहाँ तक समझ आ रहा है? बढ़िया से देखो, आपको यहाँ से दोनों हाथ के बीच में ए बैंड दिखाई दे रहे, एच जोन दिखाई दे रहे, यहाँ वाले पॉइंट से मेरे रिस्ट से लेकर इस रिस्ट तक ए बैंड दिखाई, एच जोन दिखाई दे रहे। जब ये दोनों पास आएंगे तो एच जोन मुझे बताओ ए बैंड की लेंथ किसके बराबर थी? मायोसिन के। जितना पहला मेरा हाथ यहाँ से यहाँ था अभी भी है, ए बैंड क्या है? मैं इसको और पास ले आता हूँ, जितना मेरा हाथ पहले था अभी भी उतना ए बैंड क्या है? ठीक है। अब आई बैंड का सोचते, वापस बढ़ाएं, यहाँ तक लेके आया। अब मुझे बताओ, क्या सबको एच जोन दिखाई दे रहे? एच जोन दिखाई दे रहे? क्या सबको मेरे इस पैप से और इस पैप से उधर तक और उधर तक आई बैंड दिखाई दे रहे? तो मेरा हाथ यहाँ पे लगा हुआ है, अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से वहां तक आई बैंड है। सब फॉलो कर रहे हैं? मैं इसको स्लाइड करता हूँ, आई बैंड बढ़ गया, कम हो गया? याद तो हो गया आप लोगों को, समझ भी आ गया। तो एच जोन कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, आई सार्कोमियर, ए बैंड रिलैक्स, ए बैंड से। कोई डाउट? आपने मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान कौन सा फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट कराया? एक्टिन या मायोसिन? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कौन सी चीज ने कॉन्ट्रैक्ट किया? किसी ने नहीं। किसने स्लाइड किया? मायोसिन ने स्लाइड किया क्या? मायोसिन अपनी जगह रहा क्या? एक्टिन अपनी जगह रहा क्या? एक्टिन को किस धागे ने पकड़ा है? जेड लाइन ने। किसने पकड़ा है?
आप इमेजिन कीजिए कि जब मैं इसको पास ले आऊंगा तो मेरा हाथ तो यहाँ पे पकड़ा हुआ मायोसिन में। इमेजिन करना ये बोर्ड ऑटोमेटिक होता, अगर मैं हाथ हटाता क्या ये दोनों बोर्ड वापस जाते? आए ना? अब जो याद करवा रहा हूँ मेरे साथ याद कर लो। अगर मैंने पकड़ा हुआ है तो ये दोनों बोर्ड यहाँ है, और मान लो ये बोर्ड ना ऑटोमेटिक टाइप के होते, मैं हाथ हटाता, मायोसिन एक्टिन को छोड़ता, मायोसिन एक्टिन को छोड़ता, क्या ये दोनों बोर्ड अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चले जाते? जो चीज कॉन्ट्रैक्ट होगी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाए, इस प्रॉपर्टी का नाम। तो आई बैंड ने किसको पकड़ा था? आई बैंड, सॉरी अगर मैं ऐसे बोलूंगा इस एक्टिन को किसने पकड़ा था? जेड लाइन। किसने पकड़ा था? अब जेड लाइन इलास्टिक है तो जेड लाइन वापस ले जाती है। समझ आ रही है बात? जेड लाइन अगर इलास्टिक है तो जेड लाइन इसको ले जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जेड लाइन, देखो ये दोनों जेड लाइन पास पास आई, छोड़ा तो एकदम पीछे चलेगी, तो जेड लाइन इलास्टिक हुई कि नहीं हुई? रट गया? अगर जेड लाइन इलास्टिक हुई तो एम लाइन कैसी हुई? अब जो मैंने होमवर्क दिया था वो यहीं पे फिनिश हो गया। बताओ जेड लाइन कैसी है? एम लाइन। अब इस पूरे कॉन्ट्रैक्शन में आई बैंड कॉन्ट्रैक्ट्स रिमेन सेम, एच जोन ए बैंड रिमेन्स सेम। कौन सा फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट करता है? एक्टिन या मायोसिन? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। क्या यहाँ तक हमारी कहानी क्लियर है? एनसीईआरटी बोलो। आपको जाना है ये वाला येलो वाला डायग्राम खोलना है सब लोगों को, ये जो येलो डायग्राम दिया हुआ है। नेक्स्ट जस्ट बोन्स स्कल के साइड में दिया हुआ, आपको ये इस वाले देखना सबके एनसीईआरटी दिख रहा है। येलो वाले डायग्राम में सबसे टॉप मोस्ट डायग्राम देखो, सबसे ऊपर वाला 3 डायग्राम दिए हुए हैं। रिलैक्स मसल दिखाई दे रही है। रिलैक्स मसल के अंदर आप लोगों को सबसे पहले जेड लाइन को फोकस करो। 3 जेड लाइन दिख रही है, एच जोन दिखाई दे रहा है, आई बैंड दिखाई दे रहा है, ए बैंड दिखाई दे रहा है। अब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो जो सबसे लेफ्ट और सबसे राइट वाली जेड लाइन है क्या वो पास पास आ रही है? यानी अपनी जगह चेंज कौन कर रही है? जेड लाइन। हाँ या ना? जब अपनी जेड लाइन ने अपनी जगह चेंज कर ली है तो अब आप और नीचे लास्ट में देखो मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड जेड लाइन और पास पास आ गई। जेड लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या हुआ? सार्कोमियर। ऊपर से नीचे आते वक्त सार्कोमियर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? सबसे पहले हमें सार्कोमियर क्लियर, बोलो कोई डाउट? अब दूसरी चीज हम सब लोगों को कंपेयर करना आई बैंड। आप सब लोग ना अपनी 2 उंगलियों के बीच में सबसे ऊपर वाले ना आई बैंड का साइज इस तरीके से 2 उंगलियों से नाप लो। उंगलियों के बीच में आई बैंड का साइज नाप लो। अब सेकंड डायग्राम में देखो क्या आई बैंड उतना ही है कि कम हो गया? और सबसे नीचे आई बैंड बिल्कुल ही खत्म हो गया। आए ना? दिखाई दे रहा है? अब सबसे ऊपर वाले डायग्राम से उंगलियों के बीच में ए बैंड का डिस्टेंस नापो। सेकंड में ए बैंड का डिस्टेंस और थर्ड में ए बैंड का डिस्टेंस सेम ही तो हमारे पास डायग्राम में क्लियर। हमें आई बैंड, एच जोन का भी डिस्टेंस चलो चेक करो। फर्स्ट में एच जोन का डिस्टेंस चेक करो, दूसरे में एच जोन और तीसरे में खत्म भी हो गया। बात समझ आई है कि नहीं? इसका मतलब हमें क्या क्लियर हो रहा है? हमें कॉन्ट्रैक्शन में व्हाट कॉन्ट्रैक्ट्स? His contract. कितनी कहानी डन? यानी आज हमारे पास बैंड्स और बैंड वाली कहानी क्लियर। अब एक पेज पलटो, पीछे वाले पेज पे जाओ, बैक बोन्स पे पीछे आपको ये एक डायग्राम दिखाई देगा। सब लोग यहाँ पे फोकस करेंगे। यू विल सी दिस डायग्राम डार्क दिखाई दे रहा है। इस वाले डायग्राम को जरा अच्छे से फोकस करो। आप ऊपर और नीचे आप चेक कीजिए कि आपको दोनों में जेड लाइन दिखाई दे रही है। डार्क वाले में भी और जो नीचे बना हुआ जेड लाइन दिखाई दे रही है। हाँ जी, जेड लाइन दिखाई दी। अच्छा, जेड लाइन के बाजू में क्या आपको ए बैंड दिखाई दिया? ए बैंड के बीच में एच जोन दिखाई दिया और आई बैंड दिखाई दिया। अब सब लोग ना जो डार्क एंड लाइट ग्रे वाला डायग्राम है, ब्लैक ग्रे वाला डायग्राम, सब उस डायग्राम पे फोकस करेंगे। ब्लैक ग्रे वाले डायग्राम में ऊपर से नीचे 2 जेड लाइन आ रही है। क्या सब लोग देख पा रहे हैं? किसी को डाउट? जेड लाइन के पास देखो लाइट कलर दिखाई दे रहे हैं, वो किस वजह से होता है? फिर आपको ए बैंड दिखाई दे रहा है, बीच में बिल्कुल डार्क आए ना, और डार्क के बीच में ग्रे रीजन दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं? तो जो ग्रे रीजन है वो कौन सा होगा? एच जोन। कौन सा होगा? एच जोन। और जो फुल डार्क है वो पूरा ए है।
यानी ए बैंड के बीच में हल्का सा लाइट ग्रे आपको दिखाई दे रहा है ना? समझ आ रही बात? अगर मैं यहां से बोलूं, देखो इधर इस वाले रीजन में, जिनको नहीं समझ आ रहा, प्रोजेक्टर होता तो मैं समझा देता। ये वाली लाइन इधर और इधर सब लोग देख पा रहे हैं, ये वाली लाइन हुई कौन सी लाइन? जेड लाइन के पास व्हाइट व्हाइट रीजन। अब बीच में जहां पे मेरी उंगली, ये कौन सा है? ए। और ए बैंड के बीच में ये डायग्राम्स क्लियर? आज की क्लास में ए पे फिनिश करेंगे और अपने आप से बोलेंगे कि हमें अब करना क्या है। हमें अब इंडिविजुअली एक्टिन मायोसिन का स्ट्रक्चर देखना है कल। हमें ये देखना है कि ब्रेन से मसल तक का सिग्नल कैसे जाता है। फिर हमें ये ऑब्जर्व करनी है कि मसल सिग्नल रिसीव करने के बाद कॉन्ट्रैक्टिलाइज कैसे करती है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। फिर हमें ये देखना है कि रेड मसल और व्हाइट मसल कौन सी होती है। तो कल की क्लास काफी ज्यादा इंटेंसिव रहेगी, इसीलिए आप अपनी तरफ से मसल वाला पोर्शन खुद से पढ़ के आज मसल कंप्लीट करके आना। और बोन्स को मैंने कहा ही है कि आज कंप्लीट करना है, तो मसल्स और बोन्स यानी पूरा चैप्टर तसल्ली से पढ़ के आना, ताकि जब परसों नहीं, कल जब मैं पढ़ाऊं तो आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको ना कल पढ़ते ही फिर याद हो जाएगा। कितना होमवर्क डन है? ठीक है।